वक्फ कानून को लेकर बीजेपी और मुस्लिम संगठनों के बीच शह और मात का खेल जारी है। नए वक्फ कानून को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जन जागरण अभियान चला रहा है और दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन देश भर में वक्फ बचाओ अभियान के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अगुवाई में देश के तमाम मुस्लिम संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साफ तौर पर कह चुका है, वक्फ कानून जब तक वापस नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद हैं। दरअसल मुस्लिम संगठन वक्फ कानून के बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है ये कानून मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। इंडियन नेशनल लीग के सदस्य मोहम्मद सुलेमान दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रही रैली में विवादित बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन को जंग आजादी की दूसरी लड़ाई बता दिया है। वो कह रहे हैं वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में ये संदेश दिया जा रहा है। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई उनके दस्तूर की है। ये लड़ाई उन बुजुर्गों के सपनों की है जिन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक निजाम दस्तूर हिंद की शक्ल में खो दिया। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी जो क्रांति इन फिस्ताइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहाकर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले हैं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं पूछता हूं अपने भाइयों से, अपने अजीजों से, अपने घर में अपने बच्चों से पूछता हूं कि बताओ बेटे बताओ, बेटियों से पूछता हूं कि बताओ कि अगर तुम्हारी बच्ची पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हों, तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाए, तो तुम क्या करोगे? तो जवाब मिलता है हम वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। तो आज मुल्क को तबाह करने के लिए ये फिस्ताई अनासिर, उनका इंसराट, उनकी अलगार, उनकी आंधी जो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं नाम नेहाज आंधी, वो कोई चीज नहीं है। बस हमारा अज़्म इस्तकामत, अगर इस वक्त हमारी इज्जत नफ्स और मुल्क की हमारी वाबस्तगी का एहसास जाग बेदार हो जाए तो इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। हमारे साथ इस वक्त दो राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। वारिस पठान साहब, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ और मैं आपसे समझना चाहती हूँ जिस तरीके की बातें यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में कही गई हैं, साहब वो आज़ादी की लड़ाई तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी, अब यहाँ आज़ादी की लड़ाई देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया जा रहा है। मंशा क्या है? देखिए रुमाना जी, हमने पहले भी कहा था जो भाजपा ने ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया है या संवैधानिक है, ये क्रॉस वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26 का, या इसके अगेंस्ट में सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली है। याचिकाकर्ता में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब भी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से प्रोटेस्ट का आह्वान दिया गया है, हमारी पार्टी उसका पूरा समर्थन कर रही है। हाँ। अभी यही इस तरह का प्रोटेस्ट हैदराबाद में भी हुआ था, आपने देखा लाखों की तादाद में लोग आए वहां पर, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। हाँ। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ। आज भी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर जो रखा गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से आयोजित इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, उसमें हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी मौजूद है और यकीनन क्यों नहीं जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ राहत दी है ना। मैं किसी के जाने न जाने पर बात ही नहीं कर रही हूं और विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है सर, हम कोई नहीं होते इसको रोकने वाले। लेकिन मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं, मैं तो बस इतना जानना चाह रही हूं सर कि ये विरोध प्रदर्शन के नाम पर ये भड़काऊ बातें क्यों की जा रही हैं? भाई आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी, अभी देश में लोकतंत्र के मुताबिक चुनी हुई सरकार है और आप वहां मंच से खड़े होकर ये कह रहे हैं कि साहब दूसरी जंग आजादी अगर लड़नी पड़े हम वो लड़ कर रहेंगे। मतलब आप देश की चुनी हुई सरकार की तुलना जो है वो अंग्रेजों से कर रहे हैं, अंग्रेजी शासन से कर रहे हैं। मेरी आपत्ति तो इस पर है। सुनिए, तुलना किससे कौन कर रहा है रोमानी जी? आप हम सबने देखा कौन बेइज्जती कर रहा है और कौन देश के अंदर एक वॉर की बात कर रहा है, जंग की बात कर रहा है। निशिकांत दुबे का आपने बयान नहीं देखा क्या? सुनाया नहीं कि आपके दर्शकों को उन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में? तो भड़काने का काम तो वो कर रहे हैं, तो समझाने का काम कर रहे हो। पीसफुल वे से प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार है हमारा।
वहां सब लोग आए बैठे अपने अपनी तकरीरें कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के हक की लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई वक्फ के जो पास हुआ उसको बचाने की लड़ाई है, लड़ाई हमारे यतीमों के मिस्किनों के जो हक है उसको बचाने की, हमारे जमीनों के, हमारे मदरसों के, हमारे यतीम खानों के, हमारे कब्रिस्तानों को बचाने की लड़ाई है। और लड़ाई लड़ रहे हैं हम तो लॉ के हिसाब से लड़ रहे हैं, कानून। सर आपने निशिकांत दुबे का यहाँ पर जिक्र कर दिया तो मुझे कहना पड़ेगा सर, उनके बयान से तो पार्टी ने खुद को अलग किया, उनके बयान की तो हर तरफ से निंदा की गई। तो ये जो बयान दिया गया है कि आप देश की चुनी हुई सरकार की तुलना अंग्रेजों से कर रहे हैं, आक्रांताओं से कर रहे हैं, दमनकारियों से कर रहे हैं, आप भी उसकी निंदा करेंगे? आप भी खुद को उस बयान से अलग करेंगे? तो आपको वो बयान का आपने निंदा क्यों नहीं किया जब ये बीजेपी के साथ में जो यहाँ पर संगठन में है महाराष्ट्र के संजय निरुपम ने कहा था कि अगर शाहीन बाग बनेगा तो हम जलियांवाला बाग बना डालेंगे? नहीं सर, अब आप वोट अबाउटरी कर रहे हैं, अब आप फंस गए सर, अब आप वोट अबाउटरी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे का आपने जिक्र किया, निशिकांत दुबे को लेकर मैंने बता दिया वो जिस पार्टी से आते हैं उनके पार्टी के अध्यक्ष ने खुद ही उस बयान से किनारा किया और कहा कि उन्हें नसीहत दी गई है इस तरीके की बयानबाजी नहीं करें, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं सर, यहां पर दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम और यहां पर जंगे आजादी लड़ेंगे, भाई देश में चुनी हुई सरकार है, उस देश की चुनी हुई सरकार की अंग्रेजों से तुलना कर दी आपने अपने बयान में। मतलब एक लिमिट होगी ना सर विरोध करने की, एक तरीका होगा ना सर, संयमित अंदाज में प्रदर्शन किया जाएगा ना। ये तो इस तरीके से फिर सीधा सवाल होगा, भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं आप लोग। सवाल 10 मिनट का करते हो तो जवाब 1 मिनट तक का तो सुनने की ताकत रखो। आप तो मुझे बीच में टोकते ही जा रहे हो, तो आप ही सवाल करो, आप ही जवाब दे दो पब्लिक को, हम लोग सब बैठ के सुनेंगे आपकी बात। चलिए आप सवाल करिए और आप ही जवाब दे दीजिए रोमाना जी। मैं तो एक जवाब मांग रहा हूँ, जवाब देने की आप में हिम्मत नहीं। संजय निरुपम के बारे में आपके मुंह में क्यों दही जम गया? बोलिए ना, क्या उसने जो बोला था जलियांवाला बाग बना देगा, आप उसका समर्थन कर रहे हो? जनरल डायर बनना है क्या आपको रोमाना जी? चलिए बताइए, वो जलियांवाला बनाएगा, आप जनरल डायर बन के सबको गोली मार देंगे, तब आप कंडेमनेशन नहीं करते। और यहाँ मुसलमान अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में जमा हुआ है तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, तो वहां आपको तकलीफ हो गई है। आज मुंबई के अंदर भी आए हैं, जगदम्बिका पाल साहब भी आए, किरण रिजिजू भी आए, वो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। उनको मैं तो कहूंगा कि जाइए, आप पहले मुंबई में ही है ना आप, तो जाइए सबसे पहले उद्योगपति का बंगला दिखाइए ना, सबसे बड़ा जो देश का उद्योगपति है उसका बंगला दिखाइए, जिसने आगा खान ट्रस्ट हमारे वक्फ की जो जमीन थी उसको कौड़ियों के भाव में खरीद के आज वहां पे बना दिया बंगला। और उतना ही नहीं, अब ये जो लोगों ने एक्ट लाया है, लिमिटेशन एक्ट, रोमाना जी, वो एक्ट का मतलब क्या है? साफ बात है, जो आपने अभी 12 साल से ज्यादा बहुत अच्छी बात आपने कही सर, आगा खान हॉल वो खरीद कर तो वो बेचा किसने सर, जरा उनसे भी पूछना चाहिए सर। और बात सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है ना सर, बात तो हैदराबाद तक पहुंचती है सर, और वहां पर किस तरीके से वक्फ की जमीनों पर मॉल सर चल रहे हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ना सर। रुकिए 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 रुकिए, आप अकेले नहीं है इस डिबेट के अंदर। आपको मेरा सवाल पूछना तो बड़ा खटका सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया, आप कूद कर चले गए निशिकांत दुबे पर। निशिकांत दुबे को लेकर मैंने सवाल पूछा आपसे, आप कूद कर चले गए सर संजय निरुपम पर। संजय निरुपम को लेकर आप कूद गए सर, आप कूद गए सर वहां पर वक्फ की जमीन पर। अब उसके बरक्स मैंने लाकर खड़ा कर दिया सर हैदराबाद का मॉल जो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है और वहां पर जो लूट चल रही है, तो अब आप फिर भी नहीं सुनेंगे सर। सुनना तो पड़ेगा ना, सुनना तो पड़ेगा ना, सुनना तो पड़ेगा ना सर। एक मिनट, पहले प्रदीप भंडारी के पास हम चल रहे हैं सर, अब 1 मिनट प्रदीप भंडारी का जवाब सुनिए आप, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। प्रदीप भंडारी, यहाँ पर वारिस पठान ये कह रहे हैं कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हितों के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है, इसलिए हम तो इसी अंदाज में विरोध करेंगे। प्रदीप भंडारी, नहीं विरोध करेंगे, जो भी करेंगे, पहले हाँ या ना में जवाब दो। रुमाना जी, पिछले 9 मिनट से वारिस पठान जी बोल रहे हैं। वारिस जी, लोकतंत्र में विश्वास रखते हो तो पैनल में भी लोकतंत्र के मूल्यों को मानो। पिछले 9 मिनट से आपको मैं सुन रहा हूं, आपने बोला रुमाना जी वारिस पठान सफेद झूठ बोल रहे हैं, और मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूं सिंपली लॉजिकली। पहली बात तो वारिस पठान जी का इतिहास क्या रहा है, वो कहा करते थे एक समय में कि बता दो पुलिस छोड़ दो, 15 करोड़ बता देंगे, 100 करोड़ पे भारी है। तो ये वारिस जी का इतिहास रहा है बयानों के बारे में। चलिए बयानों की बात नहीं करते, मैं तथ्यात्मक बात करता हूं। रुमाना जी, बिल्कुल आज की बात पर रही है, बात आज के 12 से बयान सुनवाना है सलेमान जी का। तो आप जब दुनिया भर की बात करेंगे और आज के टॉपिक की बात नहीं करेंगे तो घबरा गए। वारिस भाई आप घबराइए मत, मेरे को बोलने दीजिए। सुनो, मैं को एयरपोर्ट पे बैठ के बात कर रहा हूं। एक सेकंड में आप दोनों को रोक रही हूं। जरा पहले वो बयान, मुझे लगता है हम लोग भटक रहे हैं डिबेट से, हम डिबेट से भटक रहे हैं। डिबेट को दोबारा से लाइन पर लाने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए वो बयान सुनवा देती हूं मैं, ताकि संदर्भ पता रहे कि हम आज चर्चा करने के लिए क्यों बैठे हैं। सुनाइए जरा बयान। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं
कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। ठीक है, आइए। ये संविधान से सुना कि नहीं आपने? हाँ। सैफुर रहमान ने क्या कहा, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष है, उनके बयान सुनाया ना आपने? मैंने तो सुना दिया, मैंने सुना दिया वारिस पठान साहब, आपने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना। अब जरा सा प्रदीप भंडारी को सुन ले वारिस पठान साहब, उसके बाद दोबारा आऊंगी। अच्छा हुआ आपने रहमानी साहब का बयान अच्छे से सुना है ना। अब प्रदीप भंडारी को सुन लेते हैं। आइए प्रदीप जी। संविधान से चलने तो बोला ना उन्होंने। हाँ रोमाना जी, ये 11 मिनट तक बोल रहे हैं, मैं इनको सच में नहीं बोलने दूंगा। रोमाना जी, तरीका सही नहीं, मैंने 10 सेकंड भी नहीं बोला है। मैं पहली बात करना चाहता हूं रोमाना जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रही है। अगर इनको संविधान के अंदर विश्वास है तो ये सड़क से अचीव क्या करना चाह रहे हैं? अल्टीमेटली तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। अगर सड़क पे 5 लाख की भीड़ लेके आ जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट मानेगी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो 5 लाख की भीड़ क्या कर लेगी? अरे ये तो कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कोई वोटिंग थोड़ी करवा रहे हो। और अगर वोटिंग है तो भी आने वाले बिहार चुनाव में जाओ, गली गली बोलो कि वक्फ के नाम पे वोट दो, वक्फ के नाम पे वोट दो, बिल्कुल आपका अधिकार है। ये अचीव क्या करना चाह रहे हैं? दबाव करना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं। और ये जंग की बात क्या होती है रोमाना जी? नहीं, आपने जो बात कही है ना कि अचीव क्या करना चाह रहे हैं, ओवैसी की प्रॉपर्टी पे 3,000 करोड़ इनके ऊपर आरोप लगा है। सुद्दी ओवैसी में एक पैगाम करके उर्दू मैगजीन है कि इन्होंने भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करा है। तो जवाब इनको देना चाहिए कि लोग कब्जा क्यों कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी पे। और जब राम मंदिर की हियरिंग सवालों का तो यहाँ पर अंबार है और जवाब जो है वो सबको देने चाहिए। लेकिन इस बीच एक बार फिर से वो बयान, जिस बयान को लेकर हमने चर्चा आज शुरू की है, वो बयान जरा एक बार सुनाइए। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई उनके दस्तूर की है। ये लड़ाई उन बुजुर्गों के सपनों की है जिन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक निजाम दस्तूर हिंद की शक्ल में खो दिया। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी, जो क्रांति इन फिस्ताइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले हैं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं पूछता हूं अपने भाइयों से, अपने अजीजों से, अपने घर में अपने बच्चों से पूछता हूं कि बताओ बेटे, बताओ, बेटियों से पूछता हूं कि बताओ कि अगर तुम्हारी बच्ची पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हों, तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? तो जवाब मिलता है हम वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। तो आज मुल्क को तबाह करने के लिए ये फिस्ताई अनासिर, उनका इंसराट, उनकी अलगार, उनकी आंधी जो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम नेहाज आंधी, वो कोई चीज नहीं है। बस हमारा अज़्म इस्तकामत, अगर इस वक्त हमारी इज्जत नफ्स और मुल्क की, हमारी वाबस्तगी का एहसास जाग बेदार हो जाए तो इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। वारिस पठान अभी हमारे साथ इस चर्चा में नहीं है। मैं दोबारा से प्रदीप भंडारी का रुख करूंगी और जरा प्रदीप भंडारी से समझते हैं कि जब इतनी सलाह मशवरा, इतने कंसल्टेशंस के बाद, जेपीसी के पास इस बिल को भेजने के बाद, उसके बाद कानून बना, बावजूद इसके ये इतना विरोध, और खासतौर से मुस्लिम समुदाय के भीतर से जो विरोध सामने निकल कर आ रहा है, इस पर प्रदीप भंडारी आपका नजरिया क्या है? ये विरोध इतना क्यों हो रहा है? रोमाना जी, 99% मुस्लिम समाज के लोग जो है इसके साथ में है। ये मुश्किल से तालकटोरा स्टेडियम में 10,000 लोग भी नहीं इकट्ठा कर पाए। मुसलमानों की पॉपुलेशन 15 करोड़ से ज्यादा है। 10,000 15 करोड़ का 1% भी नहीं होता। तो आज 99% लोग हर समाज में हमारे साथ में। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये कुर्बान करने की क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या कुर्बान करेंगे? ये क्या होना, ये कुर्बान का क्या है? मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बिल है, भाई राम मंदिर की वर्डिंग भी चली थी, क्या हिंदू संगठनों ने किसी कुर्बानी की बात करी थी? वारिस पठान का जवाब लेते हैं। वारिस भाई पठान साहब, अभी तो ठीक है, मामला अदालत में है। मान लीजिए अदालत से जो फैसला आता है वो मुस्लिम समाज या वो लोग जो याचिका लेकर गए उनके मन मुताबिक नहीं आता, उससे पहले ही आप लोग सब कुर्बान कर देंगे, नहीं बैठेंगे, जंगे आजादी है दूसरी, इतना ज्यादा ये टेम्पो हाई क्यों कर रहे हैं सर? इससे हासिल क्या होगा? अभी आपने भी सुनाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुर रहमान साहब जी का बयान। उन्होंने कहा कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, देश संविधान से चलेगा और संविधान ने हमको
इजाजत दी है कि हम रास्ते पे उतर के पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और हम कर रहे हैं। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा है और सुप्रीम कोर्ट ने हमको कुछ राहत दी है, और हमको इंशाल्लाह यकीन है कि आने वाले दिनों में जब सुनवाई शुरू होगी तो सुप्रीम कोर्ट हमको पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि पूरा असंवैधानिक कानून। अब इन्होंने कहा कि क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर पेंडिंग है? तो मुंबई के अंदर किरण रिजिजू और वो आए दोनों जन मिलकर, जो जेपीसी के अध्यक्ष थे अभी जगदीप पाल साहब, और मुंबई के अंदर भड़का रहे हैं कुछ मुसलमानों को। इन्होंने कहा 99% मुसलमान बिल के सपोर्टर में, सरासर झूठ बात है। 99% मुसलमान ये काले कानून के बिल्कुल खिलाफ है, और जो 1% मुसलमान मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो हमको मीर जाफर और मीर सादिक की औलाद है। मैं उनको बोलता हूं, हम में भी कुछ कुर्दुगलू लोग ऐसे हैं जो आरएसएस के दलाल हैं, उनको बीजेपी आरएसएस से चंदा वफ्ता मिलता है, वो समर्थन कर रहे हैं। बाकी कोई ये काले कानून का समर्थन नहीं कर रहा। उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं प्रदीप भंडारी। ठीक है, आइए प्रदीप भंडारी। रोमाना जी, मैं कह रहा हूं अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुर्बान क्या करोगे? अब तो सरकार के परव्यू से बाहर है, अब तो मामला सब जुडिस है। ये किसको धमकाने की बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पे होता है। वो 10 लाख की भीड़ खड़ी करो या 1 लाख की करो, उससे नहीं है। अपने इतने वकील लगाए हुए, कुर्बान क्या करने वाले हो ये बताओ वारिस पठान। कुर्बानी की क्या बात हो रही है? ये क्या धमकाने की बात कर रहे हो आप? और माइनॉरिटी की बात करते हो। अगर 1% मुसलमान भी चाहता है तो क्या वो माइनॉरिटी नहीं है? खुद अपने आप को माइनॉरिटी कहते हो और देश में कहते हो कि माइनॉरिटी की बात होनी चाहिए, और मुस्लिम समाज में अगर माइनॉरिटी की बात भी हो रही है तो उससे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? ये तो विरोधाभास हो गया। कुर्बान शब्द को लेकर यहाँ पर आपत्ति प्रदीप भंडारी को है। वारिस पठान साहब, कुर्बान क्या करेंगे? कुर्बान, इसको लेकर जवाब तो दीजिए वारिस पठान साहब। वारिस पठान हमारे साथ नहीं है, फिर से कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये मामला जिस तरीके से गर्मा रहा है, एक सवाल यहां पर जो वारिस पठान अभी उठा रहे थे, प्रदीप मैं दोबारा आपके पास आ रही हूं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है हम विरोध कर रहे हैं तो इस पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तो जा रही है ना लोगों के बीच, और वो जाकर कह रही है कि हम जो है लोगों को समझा रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों के हित में है। तो अब समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है जब पहले ही 99% आप कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग आपके साथ हैं? तो फिर किसको समझा रहे हैं? आप कह रहे हैं ये 1% जो विरोध कर रहे हैं ये सारे भ्रमित हैं या फिर ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, तो आप समझा किसको रहे हैं? नहीं रुमाना जी, ये लोग जो है यहाँ पे दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो जब अगर एक डेमोक्रेसी के अंदर हमारे हिसाब से ये दुष्प्रचार कर रहे हैं तो हमारा अधिकार प्रचार करने का है। हम थोड़ी बात कर रहे हैं कुर्बानी होगी। हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, हम तो जनता को समझा रहे हैं। इनको भी अगर जनता को समझाना है समझाओ, पर ये धमकाने की बात क्या हो रही है कि ऐलान जंग है, आजादी की दूसरी जंग है, कुर्बानी होगी, ये सब जो बातें हैं ये सुप्रीम कोर्ट को सरेआम धमकाने की बात है, जुडिशरी को सरेआम धमकाने की बात है, अपना भीड़ को एक्यूमुलेट करने के लिए। 20 करोड़ मुसलमान है रोमाना जी इस देश के अंदर। 20 करोड़ में से अगर 10,000 तालकटोरा स्टेडियम पे आते, वो 1% भी नहीं है, तो ये कैसे कह रहे हैं मुसलमान इनके साथ में? अगर 15-16 लोग भी अगर इनके विचारक जो है टिप्पणी करते तो 10 तो समर्थन में। लेकिन जब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं प्रदीप भंडारी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी जल्दबाजी में यहाँ पर एक गलत मैसेजिंग कर रहे हैं और ये संदेश मुसलमानों में कहीं चला ना जाए कि अगर विरोध में है मुसलमान इस कानून के तो उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा। जब तक वो लाखों की तादाद में सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक सरकार को समझ में नहीं आएगा कि मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो संदेश नहीं चला जाएगा? आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान विरोध कर रहे होते तो लाखों की तादाद में सड़कों पर होते। प्रदीप भंडारी, नहीं, हमें देश की जनता पर विश्वास है रोमाना जी, और जब इतना सारा दुष्प्रचार के बाद भी सिर्फ मुश्किल से 1000 कुछ लोग तालकटोरा स्टेडियम पे लेकर आए, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वारिस भाई घबरा चुके हैं। ये लड़ाई अमीर मुसलमान और गरीब मुसलमान के बीच में और गरीब माइनॉरिटी के बीच में, क्रिश्चियंस भी जो है इसके साथ में। और आज वारिस पठान वो 100 परिवारों के साथ में खड़े, मुसलमान परिवार को जिन्होंने मुसलमान गरीब का पैसा लूटा है। हम तो देश के नागरिक के साथ खड़े हैं और हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से, हमने खुद ने बोला सुप्रीम कोर्ट में हम जो है याचिका को आगे जवाब देंगे। अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम क्यों इस पे बात करते? आज तो हमारे सॉलिसिटर जनरल जो है वो खुद बोल रहे हैं कि मैं 7 दिन में जवाब दूंगा और आगे जैसे कोर्ट की कार्रवाई उस हिसाब से उसका हम सम्मान करेंगे। ठीक है, देखिए इस बीच ये मोहम्मद सुलेमान ने जो बयान दिया है इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उनकी प्रतिक्रिया आई है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ऐसे लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति देख लें जरा पहले। क्या ये लोग संविधान को नहीं मानते? ये सवाल किरण रिजिजू की तरफ से पूछा जा रहा है। इसी देश में रहकर देश को गाली दे रहे हैं, सुनिए। लोकतंत्र है, पंजा लड़ने का क्या बात करते हैं? वो कोई खेल थोड़ी है। जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुने हुए सरकार है वो उस हिसाब से काम करेंगे।
यहाँ जबरदस्त जो खून खराबा बात करते हैं, उनको नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में जितना आपको जगह, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को, हर एक कम्युनिटी को जितना जगह मिलता है, जितना आज़ादी मिलता है, किसी देश में नहीं मिलता है। मैं भी माइनॉरिटी हूँ, मैं खुद एक माइनॉरिटी हूँ, और मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान से ज़्यादा आज़ादी कहाँ मिलेगा। अब पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स का इतना आज़ादी है, बांग्लादेश में क्या हाल हुआ, वहाँ बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं सब रिफ्यूजी होकर के भाग करके आ गए हमारे यहाँ में, और यहाँ किसी को रिफ्यूजी बना करके भगाया। जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं मिलता है, वो आदमी या तो झूठ बोल रहा है, या संविधान को नहीं मानते हैं, या वो आदमी नकली होगा। ये मुझे प्रमाण देने का जरूरत नहीं है। इतना खूबसूरत संविधान, इतना अच्छा देश, और यहीं बैठ करके इसी देश को गाली देना, ये तो ठीक बात नहीं है। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, एक तबके की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, अगर वाकई में कानून में किसी तरीके की कोई कमी पेशी नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामला पहुंचा, और हालांकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला सुनाया नहीं गया है इस मामले में। अभी तो जो सरकार की तरफ से कहा गया, सॉलिसिटर जनरल ने जो कहा कि ठीक है, हम ये 2 मामले हैं, इस पर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, कोई वक्फ प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं की जाएगी, हमें 7 दिन का आप वक्त दे दीजिए, उसके बाद आप अगली सुनवाई तय कीजिए। तो अदालत में ये जो कहना पड़ा सरकार को, इससे नजर आ रहा है कि सरकार बैकफुट पर आ गई है कानूनी लड़ाई में इस मामले पर। प्रदीप। नहीं रोमाना जी, पहली बात तो अदालत ने कोई भी ऑर्डर नहीं पास किया है। सीए का कानून भी अदालत में गया था। आर्टिकल 370 भी जब हमने एब्रोगेट किया था, वो अदालत ने कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कहा था, लीगल कहा था। तो ठीक इसी तरीके से वक्फ जो है वो अदालत के जुरिस्डिक्शन के अंदर है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सम्मान करते हैं। हमको जनता के सामने इसीलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि ये जब से हम कानून लाने वाले थे, उसके पहले से इसका दुष्प्रचार शुरू हो चुका था। और जब अगर देश के अंदर विपक्ष जो है देश के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा है, दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, कुर्बानी की बात कर रहा है, देश में तनाव फैलाने की बात कर रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है आर्टिकल 19 के अंदर हम देश की जनता को, माइनॉरिटीज को, सबको समझाएं कि उनके हक का ही कानून है। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन का जवाब सॉलिसिटर जनरल ऑलरेडी कोर्ट के अंदर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं और इस दौरान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सुरक्षा दी गई है। 2 लड़ाकू विमानों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को विशेष सुरक्षा दी गई है। तस्वीरें आपके सामने, सऊदी अरब के ये लड़ाकू विमान आप देख रहे हैं, और सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जैसे ही सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का विमान दाखिल हुआ, फौरन सऊदी अरब की तरफ से ये विशेष सुरक्षा जो दी गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद है और जरा मेघा से ही समझते हैं। मेघा, ये जो सऊदी अरब के लड़ाकू विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की सुरक्षा में यहां पर तैनात नजर आ रहे हैं, इस तस्वीर में सुरक्षा से ज्यादा ये तस्वीर सम्मान की गवाही दे रही है भारतीय प्रधानमंत्री के लिए। जी बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सुरक्षा से ज्यादा इज्जत की बात है कि आपने इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को इज्जत दिया। जब प्राइम मिनिस्टर का एयरफोर्स जो एयर इंडिया 1 है, जो आपके एयर स्पेस में जिस मोमेंट उसने एंट्री पाई, फ्लाइट 2 फाइटर जेट्स जो उड़े, उन्होंने दोनों तरफ से एस्कॉर्ट किया प्रधानमंत्री के फ्लाइट को, एयर इंडिया 1 को। और ये सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस में जद्दा के ऊपर, ये जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये जद्दा का एयर स्पेस है। उस वक्त उन्होंने एस्कॉर्ट किया है प्रधानमंत्री के विमान को और उसे सेफली लैंड कराया गया है। तो देखिए, एक सेफ्टी की तो एक बात होती ही है क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रबल्ड एरिया है, लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे में थे तो बिल्कुल ऐसा ही किया गया था। वहाँ कुछ मिलिट्री चॉपर्स थे जिन्होंने एस्कॉर्ट किया था। एक और इंसिडेंट थी प्रधानमंत्री की इस एरिया में जहाँ भी एयरफोर्स, उस देश के एयरफोर्स फाइटर पायलट्स ने फिर एस्कॉर्ट किया था एयर इंडिया 1 को। तो आज भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ये 2 दिन के दौरे पर हैं रोमाना सऊदी अरेबिया में, और एक खास ऑफकोर्स प्रधानमंत्री को जो खास लगाव है सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान के साथ में, एक बहुत
पुराना और एक तरीके से कहिए गहरा रिश्ता उनके निमंत्रण पे प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर क्राउन हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनका आप जिक्र कर रही हैं, क्राउन प्रिंस हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए कई बार माय ब्रदर इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी दोनों देशों के नेता मिलते हैं तो वो किस गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के गले लगते हैं, वो तस्वीरें भी मेघा हम देखते हैं। और कैसे सऊदी अरब की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सर्वोच्च जो सम्मान है जो किसी विदेश के नेता को दिया जाता है, उससे भी नवाजा जा चुका है। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सऊदी दौरे पर, और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष विमान सऊदी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ तो फिर किस तरीके से ये सऊदी अरब के लड़ाकू विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष विमान के इर्द गिर्द आपको नजर आ रहे हैं, सुरक्षा घेरा बनाते हुए। और जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे कि सुरक्षा से ज्यादा दरअसल ये वो सम्मान बयां करने वाली तस्वीर है जो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है सऊदी अरब में, कि जैसे ही सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाखिल होते हैं, फौरन उनके सम्मान में ये लड़ाकू विमान तैनात हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में आसमान से आफत बरसी, रामबन में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रामबन के साथ साथ किश्तवाड़ से लेकर डोडा तक भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर का हाल बेहाल कर दिया। जगह जगह पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। सैलाब के साथ ऐसा मलबा आया, शहरों कस्बों को अपने भीतर समाता चला गया, किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जम्मू श्रीनगर हाईवे में कई जगहों पर सिर्फ और सिर्फ मलबा है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को आज तीसरे दिन भी बंद ही रहना पड़ा है। अभी हाईवे खुल नहीं पाया है, काम जारी है। स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे, जहां उन्हें स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। सीएम का काफिला रामबन पहुंचते ही स्थानीय लोगों के बीच घिर गया। विरोध के दौरान जो बातचीत हुई है वो सुनाते हैं। यहाँ भी स्लाइड हुआ था आज तक, लेकिन दर लोग 78 घर हैं जो आज तक मुआवजे और कंपनसेशन के लिए दर हैं, किसी ने रिलीफ नहीं दिया। यहाँ माकूल मुआवजा सर और लोगों की सुनवाई हो सर, कम से कम। तो ये तस्वीरें उमर अब्दुल्ला जब पहुंचे थे रामबन इलाके में। हालांकि देखिए, कल भी उमर अब्दुल्ला जहां पर ये त्रासदी हुई है वहां उन इलाकों में पहुंचना चाहते थे, लेकिन हर जगह वो नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि रास्ते पूरी तरीके से खुले नहीं थे। रास्ते तो अभी भी पूरी तरीके से नहीं खुले हैं इस इलाके में, लेकिन फिर भी बहुत हद तक पीड़ितों के बीच उमर अब्दुल्ला आज पहुंच पाए। और वो अपनी गाड़ी से ही मुआयना कर रहे थे, जिस दौरान उनकी गाड़ी को जो वहां पर पीड़ित हैं उन्होंने आकर घेर लिया। उमर अब्दुल्ला रुके, गाड़ी से अपनी उतरे और उसके बाद वो जिन जगहों को वहां पर मौजूद पीड़ित दिखाना चाह रहे थे उमर अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला वहां गए और उन्होंने जाकर पूरा का पूरा जो हाल था वो देखा और जो दर्द था इन पीड़ितों का वो सुना। उमर अब्दुल्ला ने सभी समस्याएं सुनी। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से सीधी बात की। अपनी गाड़ी से पहुंचे थे उमर अब्दुल्ला और वहां पर दौरा कर रहे थे, तभी जो स्थानीय लोग हैं जिन पर ये कहर टूटा कुदरत का, वो गाड़ी के सामने आ गए। उन्होंने गाड़ी को घेर लिया उमर अब्दुल्ला की, जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला की गाड़ी पर ब्रेक लगा। सुरक्षाकर्मी हालांकि लोगों को हटाने लगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपने सुरक्षाकर्मियों को हटाया और फिर उमर अब्दुल्ला जो है वो खुद गाड़ी से बाहर निकल आए। विरोध के बाद सीएम आगे बढ़े, हाईवे का निरीक्षण भी उन्होंने किया और लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि 24 घंटे में ये जो स्थिति है यहाँ पर उसे सुधारा जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने उन जगहों का दौरा किया जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई। इससे पहले उमर अब्दुल्ला सोमवार को भी हालात का जायजा लेने के लिए रामबन के कुछ हिस्सों में पहुंचे थे। आपको बता दें, रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में 19-20 अप्रैल की रात को बादल फटा था। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई थी। पहाड़ का मलबा पानी के तेज बहाव के साथ नीचे आया, जिसकी चपेट में लोगों का सब कुछ खत्म हो गया। तो उमर अब्दुल्ला ने रामबन में स्थिति का जायजा लिया। सबसे पहले हाईवे पर यातायात जल्द से जल्द शुरू करने की उनकी तरफ से बात कही गई है और साथ ही प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त राशन और लंगर का इंतजाम किया जाएगा सरकार की तरफ से। ये आश्वासन भी उमर अब्दुल्ला ने दिया है। हमारी अभी मुकम्मल कोशिश है कि हाईवे रिस्टोर हो। डैमेज असेसमेंट हम कर रहे हैं। फिलहाल इनके लिए राशन और पानी का हम इंतज़ाम कर रहे हैं।
जिन लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उनके लिए हम मुफ्त राशन का ऐलान जो है जम्मू से कर लेंगे। जैसे ही इसके लिए मैं कागजात तैयार कर लूँगा। डीसी साहब से कहा गया है कि लंगर जो है चालू करें ताकि जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ ना हो उनके लिए कम से कम हम खाने का इंतज़ाम करें। टैंकरों का बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि उन तक हम पानी पहुंचाएं। जो मेन रिलीफ है उसके लिए डीसी साहब जैसे ही सड़कों का काम मुकम्मल हो जाएगा हम डैमेज असेसमेंट करके इन तक रिलीफ पहुंचा देंगे। हमारे पास अगले 3-4 दिन के लिए सप्लाईज हैं, लेकिन लोगों को भरोसा देने के लिए कि यहाँ कमी नहीं है, हम मुगल रोड के जरिए जो है कुछ टैंकर भेज देंगे। शरबत जिहाद, इस बात को लेकर बाबा रामदेव घिर गए। बाबा रामदेव के इस विज्ञापन पर आज हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने भविष्य में ऐसे विज्ञापन न बनाने को कहा है। शरबत के विज्ञापन में बाबा रामदेव ने जो कहा था वो सोशल मीडिया पर काफी दिन से चर्चा में है। रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। शरबत जिहाद संबंधी कथित टिप्पणी अनुचित है, ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। इसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। हमदर्द की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी, ऐसे बयान से सांप्रदायिक विभाजन पैदा होता है और इसी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस तरीके की बात ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया। बाबा रामदेव के बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया है। बयान अक्षम्य है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद योग गुरु रामदेव का भी बयान सामने आया है। संबंधित प्रिंट और वीडियो तुरंत हटाया जाएगा, ये योग गुरु रामदेव की तरफ से कहा गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि रामदेव भविष्य में ऐसा बयान ना दें। लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती, ठीक है उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद मदरसे बनेंगे, पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेगा। योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि के शरबत का प्रचार करते करते शरबत जिहाद तक पहुंच गए थे। 3 अप्रैल को रामदेव का ये विज्ञापन आया था, सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। लव जिहाद, वोट जिहाद के बाद शरबत जिहाद। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। मौसम गर्म हो रहा है, ऐसे में ठंडक के उत्पादों के विज्ञापन में इतनी गर्मी ने विवाद पैदा कर दिया, क्योंकि देश ने पहली बार शरबत जिहाद का जिक्र सुना था। सियासत से लेकर हर जगह तीखी प्रतिक्रिया हुई। बाबा रामदेव को मैं एक बुद्धिजीवी समझता था, मगर उनके इन अल्फाजों ने यकीनन ये महसूस कराया कि वो बुद्धिजीवी नहीं हो सकते। बाबा रामदेव जी को अपने इस अल्फाजों को वापस लेना चाहिए और तमाम जनता से माफी मांगनी चाहिए। बाबा रामदेव ने अपने विज्ञापन में भले ही हमदर्द की रूह अफ़ज़ा का नाम सीधे तौर पर ना लिया हो, लेकिन उनके शरबत जिहाद वाले विज्ञापन को लेकर हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान हमदर्द की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव का ये विज्ञापन न सिर्फ रूह अफ़ज़ा को बदनाम करता है, बल्कि देश में सांप्रदायिक विभाजन को भी बढ़ावा देता है। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए टिप्पणी की। ये विज्ञापन देखकर हमें अपनी आंखों और कान पर भरोसा नहीं हुआ। शरबत जिहाद संबंधी कथित टिप्पणी अनुचित है, इसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, ये पूरी तरह से माफ करने लायक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया, जिसमें उन्हें ये बताना होगा कि वो भविष्य में इस तरह के बयान, विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में भरोसा दिया है कि जल्द ही बाबा रामदेव का वो विज्ञापन जिसमें उन्होंने शरबत जिहाद वाली बात कही थी, वो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को निर्देश भी दिया है कि वो भविष्य में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले ना तो बयान देंगे, ना ही विज्ञापन देंगे। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।
विवादों में घिरे हुए हैं फिल्म मेकर एक्टर डायरेक्टर अनुराग कश्यप। हाल ही में जातिगत टिप्पणी की थी जिसके बाद उन्हें लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अब अनुराग कश्यप ने माफी मांगी है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने माफी मांगी है। जातिगत टिप्पणी के लिए अनुराग कश्यप ने माफी मांगी है। मैं मर्यादा भूल गया था, यह अनुराग कश्यप की तरफ से कहा गया। आवेश में ब्राह्मण समाज को बुरा बोल दिया, तहे दिल से माफी मांगता हूं। खुद की बात को मुद्दे से भटकाया मैंने, परिवार और समाज से माफी मांगता हूं, ये अनुराग ने कहा है। तो ब्राह्मण समाज को लेकर अनुराग कश्यप की विवादित टिप्पणी, जिसके बाद अब अनुराग कश्यप की तरफ से ये माफी मांगी गई है। मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस पंक्ति के लिए जिसे गलत ढंग से पेश करके नफरत पैदा की जा रही है। ये दरअसल अनुराग कश्यप का पहला माफीनामा है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें भी अनुराग कश्यप ने सीधे माफी नहीं मांगी थी, बल्कि घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं अपनी बात को उन्होंने एक तरीके से उसकी पुष्टि करने की कोशिश की थी। पर अब जो नया माफीनामा अनुराग कश्यप का आया है उसमें बिना किसी लाग लपेट के अनुराग कश्यप ने सीधे सीधे माफी मांग ली है। अनुराग कश्यप की तरफ से सीधे माफी मांगी गई है। मैंने खुद ही अपनी बात को मुद्दे से भटका दिया, ये अनुराग कश्यप कह रहे हैं। आवेश में घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए मैंने लिख दिया था, मेरा परिवार बुद्धिजीवी जिनकी इज्जत करता हूं वो सब आहत हैं। तो अपने परिवार का भी हवाला दिया, बुद्धिजीवियों का भी हवाला दिया। तमाम सहयोगी दोस्तों, अपने परिवार से, उस समाज से अपने बोलने के तरीके के लिए, अभद्र भाषा के लिए माफी मांगता हूं। अभद्र भाषा के लिए तहे दिल से माफी मांगता हूं। अपने गुस्से पर काम करूंगा, किसी मुद्दे पर बात के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। ये अनुराग कश्यप का सबसे लेटेस्ट माफीनामा आप कह सकते हैं इस मामले पर। आशा है आप मुझे माफ कर देंगे। इसमें अनुराग कश्यप ने कहीं से भी जो बात उनकी तरफ से कही गई उसका बचाव नहीं किया, बल्कि सीधे सीधे माफी मांग रहे हैं अनुराग कश्यप। जिन शब्दों का चयन अनुराग कश्यप की तरफ से किया गया उसको लेकर वो माफी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं किस तरीके से न सिर्फ ये विरोध प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं सड़कों पर होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि उनके बयान से उनके करीबी लोग, उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त वो भी आहत हुए हैं, सबसे माफी मांग रहे हैं। वो दरअसल अनुराग कश्यप की फिल्म फुले जो रिलीज होनी थी 11 अप्रैल को, हालांकि जातिवाद के आरोप के बाद फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल टली है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में बदलाव किए हैं। इसकी रिलीज में देरी और सीबीएफसी के बदलावों से परेशान होकर अनुराग ने केंद्र सरकार, ब्राह्मण समुदाय, सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पर पोस्ट किया था। इसके बाद अनुराग कश्यप को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। कई जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, एफआईआर दर्ज कराई गई। तो ये अनुराग कश्यप का पहला माफीनामा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस पंक्ति के लिए जिसे गलत ढंग से पेश करके नफरत पैदा की जा रही है। दरअसल अनुराग कश्यप ने जो पोस्ट किया था उसकी प्रतिक्रिया में नीचे जो कमेंट्स आए थे उन कमेंट्स पर जवाब देते हुए अनुराग कश्यप की तरफ से वो अभद्र टिप्पणी की गई थी जिस पर आज अनुराग कश्यप बिना किसी लाग लपेट के माफी मांग रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब अनुराग कश्यप ने पहली बार माफी मांगी थी तब उन्होंने कहीं ना कहीं मजबूरी भी अपनी जता दी थी कि क्योंकि धमकियां मिल रही हैं उनके परिवार को, इस वजह से वो माफी मांग रहे हैं।